आप जानते हैं कि भारतीय कृषि क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय प्रशासन ने कहा था कि अमेरिकी टैरिफ से संबंधित प्रवेश नहीं दिया गया है। लेकिन ये पता चलता है कि इसमें एक समझौता है, खासकर सोयाबीन, सोयाबीन, डेयरी उत्पादों में। और हमने 2 दिन पहले कच्चे तेल के बारे में भी कहा था। धीरे धीरे कटौती की बात करें तो ये पुराने तरीके से नवंबर के अंत तक किया जा सकता है, यानी पूरी खरीद। या पहले भारत रूस से 1.1% खरीदता था। कहा जा रहा है कि हम इसे उस स्तर तक ले जा सकते हैं और युद्ध रोक सकते हैं। दिवाली पर व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह था और प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और भारतीय मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की। ये सब सुनने के बाद एक बात है जो हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं, वह है स्वदेशी जागरण। आरएसएस भारतीय कृषि क्षेत्र में अमेरिकी सामान नहीं दिया जाएगा। अंत में क्या हम अमेरिका की तरह इस अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेंगे? क्या हम यूरोपीय देशों के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे? मुझे लगता है कि भारत अमेरिका संबंध दबाव से परे है। यह एक दीर्घकालिक संबंध है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं हमेशा से इसका एक बड़ा दूत रहा हूं। भारत अमेरिका संबंध हमेशा मजबूत होने चाहिए। मैं इसे बढ़ावा देने वाला और इस रिश्ते में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मेरा शुरू से ही यह मानना रहा है कि इस रिश्ते में तनाव अस्थायी है। भारत और अमेरिका के बीच यह अस्थायी तनाव, इसके कई कारण रहे हैं। शायद इसमें कुछ गलतफहमियां रही हो, शायद कोई बदलाव आया हो। अब भारत राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जब उन्होंने दुनिया भर में यह पारस्परिक टैरिफ लागू किया, भारत भी इसका एक हिस्सा था। लेकिन भारत का अतिरिक्त टैरिफ, जिसे 50% कहा गया था, रूस के साथ इस तेल सौदे के नाम पर आया। कहा जाता है कि इसके पीछे एक बात है कि यूक्रेन में यह युद्ध रुकेगा, रूस युद्ध रोकेगा। जैसा कि हमने पहले कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपने मतदाताओं और रिपब्लिकन पार्टी के मंच पर यह वादा किया था। यह सब एक प्रतिबद्धता है जो उन्होंने लगातार की, यह युद्ध रुकेगा। इसमें एक विश्वास था, लेकिन यह कई कारणों से बना रहा। यह लंबे समय तक चला। जब यूक्रेन और रूस की स्थिति इन कारणों से लंबे समय तक बनी रही, तो रूस के रक्षा संसाधनों के साथ साथ आर्थिक संसाधनों को भी युद्ध जारी रखने के लिए रूस के मुख्य वित्त पोषण स्रोत के रूप में देखा गया। फिर भारत ने वह तेल खरीदना शुरू कर दिया और बाइडेन ने और तेल खरीदा। राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि यह मुद्दा इस स्तर तक बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बीच भारत के पास कुछ ऐसा है जो मैं कह रहा हूं। भारत इस बीच जो कुछ भी हुआ है, वह चीन के साथ दोस्ती की ओर बढ़ रहा है। वे चीन के साथ और व्यापार करने के लिए चीन का दौरा कर रहे हैं। इस बीच वे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि मेरे अंदर का एक विचारशील व्यक्ति अचानक आसिफ मुनीर को वहां बिठाकर 3 बार कह गया, अमेरिका शहबाज शरीफ से मिलेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते दिखाएंगे। भारत शायद उससे जुड़ा होगा। आइए अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करें। मुझे लगता है कि यह परिपक्वता का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी कारण से इस तालिबान के साथ नहीं जा सकते। अफगानिस्तान में भी नहीं। एक कारण नहीं है, कई मुद्दे हैं। यह आतंकवादी मिलिशिया समूह है। सबसे पहले एक ऐसा समूह जो महिलाओं को कोई आजादी नहीं देता। मुझे भारत के वहां जाने और अफगानिस्तान में अपने मिशन का विस्तार करने से कोई समस्या नहीं है। लेकिन कल जब तालिबान ईरान की तरह काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमला करता है, तो वहां क्या किया जा सकता है? यह अनिश्चितता वाला देश है, क्योंकि घोड़े को इस सरदार द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, निर्वाचित निकायों या जिम्मेदार निकायों द्वारा नहीं। यह रणनीतिक रूप से किस तरह से है? भारत को पाकिस्तान के उस मुद्दे से लाभ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा लड़ाई के दौरान, जहां तक मुझे पता है, उन्होंने लगभग 7 पाकिस्तानी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और 2 पाकिस्तानी छावनियों पर कब्जा कर लिया। यह अच्छा है, क्योंकि भारतीय सीमा से पाकिस्तान की सगाई की व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि अब पाकिस्तान पूरी तरह से भारतीय सीमा पर लगा हुआ है। इसलिए सबसे पहले यह अच्छा है, लेकिन रणनीतिक रूप से उस तनाव को कम करना भी अच्छा है। रणनीतिक रूप से यह अच्छी बात है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान नाम का एक समूह है। वे कहते हैं आज हम 10 रुपए देंगे और हमारे साथ खड़े होंगे।
कल कौन 20 रुपए देगा और उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन वे कहते हैं कि यह एक इस्लामी देश है, उनका कट्टरपंथी आधार। मैंने कहा कि इसके अंदर ये कारक जो मैंने कहा, ये सभी कारक इसके अंदर ट्रिगर करेंगे। मैंने कहा कि दो देशों में अमेरिका, फिर इसके अंदर थोड़ा और आक्रामक माहौल है। हम हमेशा कहते हैं कि जब चीजें आक्रामक हो जाती है तो चीजें फिर से बढ़ जाती है, फिर चीजें उस स्तर तक चली जाती है। लेकिन इस बीच यह कुछ ऐसा है जो लोग कहते हैं, मैंने इसे कभी नहीं फैलाया कि मेरे लिए अगर मैं ट्रंप या इस तरह के लोग होते तो वे हमेशा कहते आपने ऐसा किया। लेकिन यह वास्तविकता है। प्रशासन से जुड़े सभी लोग जिनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के साथ संबंधों को उस पुराने रिश्ते में वापस लाना चाहिए। यह उनकी इच्छा है। मैं इसमें एक बात कह रहा हूं, 2 दिन पहले H-1B वीजा पर उनकी घोषणा अचानक रद्द कर दी गई, क्योंकि यह सब भारत पर थोपे गए दबाव की रणनीति का एक हिस्सा था। यही वजह है कि जब मैं इसका अध्ययन करता हूं तो मुझे यह समझ में आता है, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय प्रशासन भी इस ट्रंप का आकलन करने में बुरी तरह विफल रहा है। मुझे लगता है कि समझने वाली पहली बात यह है कि अमेरिका हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है या मोदी हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह पहला चार्ट है जिसे उठाकर नीचे रखना है। अगर अमेरिका के साथ खराब रिश्ते चरम पर पहुंच गए तो कौन चरम पर जाएगा, यह कहां जाएगा। H-1B वीजा भारतीय शहरों में, खासकर भाजपा के गढ़ में जो दहशत फैली है वह भारतीय शहरों की है। इसलिए मोदी ने वहां जो दहशत फैली, उसके बारे में जो कहा, वह वास्तव में समझ में आया, क्योंकि जो पकड़ हाथ से निकल रही थी वह सबसे ज्यादा थी। गुजराती, पंजाबी और अमेरिका के अन्य समुदाय, वे सभी पागल हो गए क्योंकि वे यात्रा नहीं कर सकते थे। ये सभी अलग अलग लोग हैं। जब वे वहां काम करने आते हैं तो उनकी शादियां और कार्यक्रम वहीं होते हैं। यह भारतीय समुदाय के भीतर एक भयानक समस्या है जो ठोस है। यह अमेरिका में हुआ और भारत के शहरी शहरों में भी इसका असर दिखा। किसी कारण से मोदी सरकार ने H-1B वीजा के मामले में इसके बारे में उसी तरह नहीं सोचा। इसमें एक पेचीदा मोड़ है, क्योंकि एक घटना है जिसे समझना जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूं, अब समय आ गया है कि हम पूरी तरह से निर्भर होने और थोड़ा ज्यादा खर्च करने की अपनी रणनीति बदलें। पहला कारण यह है कि हर साल बहुत से लोग H-1B वीजा के लिए भारत आते हैं। 280 अरब अमेरिकी डॉलर वेतन के रूप में भारत आ रहे हैं, यानी वहां के कर्मचारी उनके लिए कमाते हैं, यानी यह एक बहुत बड़ी रकम है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय परिवार को प्रभावित करता है। जब अचानक अफरा तफरी मची, वीजा नवीनीकरण, H-1B वीजा नवीनीकरण की घटनाएं, जब यह सब हुआ तो मूल रूप से भाजपा ने इसे बिगाड़ दिया। पहली बात जो मोदी सरकार और भाजपा को समझने की जरूरत है वह यह है कि उनके पास हमें जब चाहे तब मारने के हथियार हैं। ये एक ऐसी बात है जो मैंने सीखी है, क्योंकि उनके पास हथियार है, क्योंकि अमेरिका भारत पर उतना निर्भर नहीं है। कई लोगों ने सोचा था कि वे यहां डिजिटल टैक्स और पारस्परिक शुल्क लगा सकते थे। वह इससे नहीं डरते। अमेरिका ने हमेशा प्रतिस्थापन किया है, अगर नहीं तो अगला, अगला या अगला। ये आज नहीं है, ये आज या कल नहीं है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वे प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। तब आईटी क्षेत्र के एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जब भारत इतना नुकसान कर रहा है तो हमें फार्मास्यूटिकल जेनेरिक दवाओं पर रोक क्यों लगानी चाहिए। जब मैंने इस पर कुछ शोध किया तो मुझे पता चला कि अमेरिका ने पहले ही लोगों को प्रतिस्थापित कर दिया है। उन्होंने भारत के कई निर्माताओं को वहां ले जाकर बसा दिया है। इसी तरह आईटी से संबंधित आउटसोर्सिंग में उन्होंने ऑनशोर, ऑफशोर, नियरशोर शुरू किया है। नियरशोर क्या है? उन्होंने पहले ही मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों में शुरुआत कर दी है, जो भारत नहीं है, अमेरिका नहीं है। यह मूल रूप से इसलिए है क्योंकि हम एक विकासशील देश है, वह एक विकसित देश है। यहां तक कि चीन भी, जिस 100% टैरिफ का हमने हाल ही में जिक्र किया था, अंत में एक बड़ी समस्या है। जब आपने कहा कि आप ट्रंप से नहीं मिले तो आपको जापान या दक्षिण कोरिया जाकर चीनी राष्ट्रपति के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। हम चीन की तरह विकसित देश नहीं है। चीन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। वह यह भी क्रमिक प्रक्रिया से ही आया होगा।
मैं हमेशा यही कहता हूं, क्योंकि अगर यह इस तरह परिपक्व और पोषित होता है तभी हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यह अभी भी लगभग 87% है। भारत का अरबों डॉलर का निर्यात अमेरिका को होता है और यह भी वैसा ही है। आईटी क्षेत्र और कई अन्य क्षेत्रों में बहुत से कर्मचारी हैं। भारत में अमेरिकी कंपनियों में भारतीय काम कर रहे हैं। अब चाहे हम बेंगलोर में हो, दिल्ली शहर में हो, दिल्ली के गुरुग्राम शहर में हो, मुंबई, पुणे, हैदराबाद में हो, क्या सभी अमेरिकी कंपनियां वहां अपना काम नहीं कर रही है? अगर कोई सब कुछ बदल देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आज तक मुझे लगता है कि एक औपचारिक समझौते की घोषणा होनी चाहिए थी। मीडिया यही कह रहा है, किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर यह जानकारी कई स्रोतों से आती है, तो यह बताती है कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। व्यापार को अंतिम रूप देना, यह समझौता भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा 2-3 दिन पहले कही गई उस बात का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यापार समझौते पर इस नवंबर के अंत तक आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। फिर पत्रकार पूछ रहे हैं, तारीख नहीं बता सकते, कुछ नहीं कह सकते, व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, लगभग यह एक बड़ी भूल है। ट्रंप ने जो पहला संकेत दिया है वह यह है कि भारत ने वादा किया है कच्चे तेल नहीं खरीदेगा, कम से कम वादा करेगा। फिर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता, अधिकारी को नहीं पता। भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस बारे में बात की क्योंकि उन्हें सब पता है, इसलिए इसे कम करके दिखाना है। इस बीच सोशल मीडिया पर यहां मीडिया रूस इसे एक बड़ी घटना के रूप में पेश कर रहा है। यह एक जमीनी हकीकत है जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। मूल रूप से भारतीय व्यापारी, उद्यमी, निर्यातक वे सभी कुछ जानते हैं। सरकार ने उन्हें बताया था कि यह समस्या इस नवंबर तक दूर हो जाएगी, क्योंकि उनके कई संघ हैं। इसलिए जब उन्होंने सरकार से बात की तो सरकार ने खुद उन्हें बताया कि ऐसा होगा जैसा कि मुझे पता है। इस संघ के 1-2 सदस्य व्यापारी और निर्यातक हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर 15 दिनों के भीतर हो जाएंगे, 15 या 16। इसी तरह हमारे कृषि क्षेत्र में भी कई चीजें खोलनी होंगी। फिर सरकार को भारत में किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी देनी होगी। इसे समझिए। ये कहने के बाद 4-5 दिन बाद वैश्विक मीडिया और भारतीय मीडिया में खबरें आती हैं। इसमें शामिल है उन्हें H-1B मुद्दे के बारे में बताया गया था और इसे सुलझा लिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने वादा किया है कि इसे रद्द कर दिया जाएगा। यही सब बातें यहां चल रही है, यानी इस विवरण में। मैं कहना चाहूंगा कि इसकी एक प्रमुख शर्त यह है कि अमेरिकी पक्ष टैरिफ दर को 50% से घटाकर 15 से 16% करेगा। उस बाजार तक पहुंच बहाल करना है या नहीं, यह भी समझने की जरूरत है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें समझने की जरूरत है। यह एक सरल शब्द है जिसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, या यह 15-16 है। अब जापान के साथ 18-20% जापान अमेरिकी टैरिफ, या यह वैसा ही है जैसा कि नए जापानी प्रधानमंत्री आए और कहा कि वे उनके एजेंडे का हिस्सा है। वे कह रहे हैं कि वे उनके एजेंडे का हिस्सा है। वे कह रहे हैं कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और वे उस टैरिफ को शून्य पर लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन 15 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से कई उस तरह का टैरिफ पैटर्न अपना रहे हैं। सिंगापुर इसमें कोई समस्या नहीं है। जब मैं वियतनाम आता हूं तो वहां शून्य टैरिफ होता है, और जब भारत में 15-16% टैरिफ होता है तो श्रम लागत भारत की तुलना में कम होती है। वियतनाम में हाँ, 2 चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहां बने उत्पाद के लिए जब यह वियतनाम में बनाया जाता है तो श्रम शुल्क कम होता है, जैसे शून्य करी। यह एक है, यह लंबी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यह वही कंबोडियाई मुद्दा है। अब हम कॉस्टको जैसी बड़ी कंपनियों के खुदरा विक्रेता नहीं, बल्कि थोक विक्रेता है। कॉस्टको और टारगेट जैसे विशाल खुदरा विक्रेताओं, उनके पास शर्ट है और फिर कपड़े भी है। वहां बहुत सी चीजें आती हैं। कंबोडिया और बांग्लादेश में माड़ा, वियतनाम माड़ा। यह एक बहुत बड़ा विनिर्माण क्षेत्र था, लेकिन अब यह थोड़ा कम हो गया है। कंबोडिया और वियतनाम आगे बढ़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान भी घट रहे हैं। वियतनाम
दक्षिण पूर्व एशिया, कतरा, वियतनाम, कंबोडिया में विनिर्माण हो रहा है क्योंकि वहां कपड़ा बहुत होता है। एक महत्वपूर्ण बात है जिसे जानना जरूरी है। अमेरिकी कपास भारत में है। पहले 11% टैरिफ था जिसे भारत सरकार ने हटा दिया और फिर अमेरिकी कपास को हटा दिया गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि भारतीय कपास कैसे जाएगा। लेकिन यही मुझे पता चला कि भारत सरकार भारतीय किसानों को कई चीजों पर सब्सिडी देगी क्योंकि फिलहाल भारत सरकार 1-2 साल में अमेरिकी टैरिफ को 16 से घटाकर 0 करना चाहती है, या शायद वह भी नहीं। तो वे कह रहे हैं कि भारत की तरफ से ऐसा कहने वाला मैं अकेला हूं। अमेरिका की तरफ से भी यही उम्मीद है। मैंने सबसे पहले कहा कि शुरुआत में भारतीय निर्यात के मौजूदा 50% को घटाकर 50 to 16 कर दिया जाए। फिर मैंने कहा कि अमेरिका भारत की तरफ से जो दूसरी बात कह रहा है वह कच्चे तेल धीरे धीरे कम करना। अगर हम रूस के साथ यह समझौता करना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर काम करना होगा। तो धीरे धीरे रूसी तेल आयात को कम करना होगा। यानी भारत के कच्चे तेल का लगभग 1/3 हिस्सा रूस से आता है ना? इसे कम किया जाना चाहिए। और फिर जिसे कृषि उत्पाद कहा जाता है वह ज्यादातर मक्का या गैर जीएमओ अमेरिकी मक्का, साथ ही सोयाबीन है और इसमें आयात मुख्य चीज है। वह जो कह रहे हैं वह ये है कि ये आवधिक समीक्षा प्रणाली, मुझे लगता है कि ये तिमाही टैरिफ समीक्षा करने और इसे एक समान स्तर पर लाने की एक रणनीति हो सकती है। इसके पीछे का उद्देश्य इन आवधिक समीक्षाओं को करना और फिर किसी खास सेगमेंट के लिए टैरिफ तय करना है, और उम्मीद है कि ब्रेड के लिए भी। मैं आपको इसमें एक और दिलचस्प बात बताता हूं। भारत में कई लोग कह रहे हैं कि इस आयात शुल्क को 0 क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग हार्ले डेविडसन और बीएमडब्ल्यू खरीदना चाहते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। अगर फोर्ड और टेस्ला जैसी अच्छी गाड़ियां खरीदने वालों के लिए नहीं, तो उन लोगों के लिए जो ऑडिट यूएसए खरीदना चाहते हैं। डॉली ने यहां टेस्ला खरीदी और उसकी कीमत लगभग 160 अमेरिकी डॉलर है। इसे दोगुना कर दो। इसी तरह अमेरिकी कारों पर भी भारत में कोई शुल्क नहीं है। एक बार ये आ जाए तो भारतीय कार निर्माता बंद हो जाएंगे। यही समस्या है। बस इसे आसान नहीं माना जा सकता। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह एमएसएमई, एमएसएम, ये सेक्टर, ये सब। इसी के साथ मुझे पता चला कि कॉस्मेटिक्स अमेरिकी कॉस्मेटिक्स है, विश्व प्रसिद्ध, क्योंकि उन सभी चीजों के आने के बाद कॉस्मेटिक कंपनियां हैं जो भारतीय सौंदर्य प्रसाधन बनाती है, जैसा आप चाहे। इसी तरह ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में चिकित्सा उपकरण बनाती है। ये चीज अमेरिकी सामान है। अब भारतीयों की क्या समस्या है? अब यहां एक अमेरिकी उत्पाद है। यहां दिल्ली में एक दुकान है जहां आप अमेरिकी दूध प्राप्त कर सकते हैं। यहां एक दुकान है जहां आप अमेरिकी दूध 500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, पैक किया हुआ, और अभिजात वर्ग के लोग इसे खरीद रहे हैं। इसे अस्वीकार मत करो। इसे अस्वीकार मत करो, क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है। यहां का अभिजात वर्ग, यहां का उच्च वर्ग अमेरिकी दूध, अमेरिकी पनीर, अमेरिकी फल, अमेरिकी सामान, यहां के लोग एवोकाडो खाते हैं। ठीक है। इन सब के बाद और फिर यह बात आती है, इसलिए इसे समीक्षा कहते हैं। तो उस समीक्षा ने यह बात कही। इसकी समीक्षा करने के बाद इसे आगे बढ़ाएं। खैर, यह एक अच्छा टॉक्स था। मैं समझ सकता हूं कि मैं अंदर क्या सोच रहा हूं। यह दोनों देशों के लिए एक समस्या थी। मुझे चिंता है कि भारतीय किसानों के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय किसान, खासकर डेयरी और अन्य किसान, सबसे ज्यादा रोजगार पाने वाले लोग हैं। भारतीय किसान सभी गरीब लोग हैं। उन्हें प्रभावित मत करो। जब बाकी क्षेत्र ऊपर नीचे होते हैं तो अमेरिका और चीन, जहां तक मैं समझता हूं, अचानक चीन भी बंद हो जाता है। उन्हें पता है कि अमेरिका और चीन को इससे क्या फायदा होने वाला है, इसलिए वे अचानक टॉक्स के लिए तैयार हो गए और राष्ट्रपति के लिए तैयार हो गए। वहां बैठे रहना सामान्य बात नहीं है, जाहिर है, क्योंकि मैं एक बात कहूंगा, सोचो रुको, मैं कहूंगा कि इसका एक व्यापक अर्थ है, एक आर्थिक प्रभाव। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें तो ये मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये वही अवधारणा है जिसके बारे में अर्नब रिपब्लिक में बात कर रहे हैं। मैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का बड़ा एम्बेसडर हूं।
जो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उस मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुरुमुखन राजा नामक एक घटना है कि अगर कंपनियां उस तरह से मुंहपोट आती हैं और कोई समझौता होता है, तभी भारतीय उद्यम, कॉरपोरेट, निर्यातक आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहां वहां उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये हमारी इच्छा है, तो भारत को किसी भी कारण से इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। यही एकमात्र चीज है जो आगे है।